हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। तो बेटा, आपने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने ऊंचे हौसलों का सबूत दिया है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन थी, उनमें से कुछ ने अपना एक अ, अच्छा हौसला बना के फॉर्म अप्लाई किया और उसमें से बेटा फिर आप सिलेक्टेड होके पेपर देने भी पहुंचे। ठीक है बेटा, तो आपकी जीत वैसे ही हो गई, आप बहुत सारी चीजें वैसे ही जीत गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो अपने डर को जीत गया वो आधे से ज्यादा जंग को जीत गया। और बेटा फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चलो आएंगे, लेकिन आपकी जीत हुई है, आप सबने एक जीत हासिल की। और बेटा जैसे कि हमने बताया था कि इसके और पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको नोबल एकेडमी नरवाना यूट्यूब देगा। तो इसमें से जो मैथ का पोर्शन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि नोबल एकेडमी नरवाना पर मैथ्स मैं स्वयं टीच करता हूँ और मैं खुद आता हूँ बेटा बच्चों को। और बाकी टीचर्स बेटा जो नोबल एकेडमी नरवाना के तो आपको बेटा अपने अपने पोर्शन का सॉल्यूशन बारी बारी से करवाएंगे। बच्चों, आपकी इस परीक्षा में 20 क्वेश्चन थे लेवल 2 में, और जो 81 से लेकर 100 तक थे। तो एक एक करके सभी का सॉल्यूशन करेंगे। और बेटा इस परीक्षा को देने के आपके क्या फायदे रहे और आप यहाँ से क्या प्राप्त करके और आप आगे इन फ्यूचर आपको ये हेल्प कैसे करेगी, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला मैथ्स का क्वेश्चन बेटा, और जो कि 81 था। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था बेटा, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का रेशो बताओ, अनुपात। ठीक है बेटा, दो नंबर है, उनका सम 40 दे रखा है बेटा। मान लीजिए दो नंबर, एक ए है और एक बी है, का सम कितना बेटे 40। ठीक, उनका डिफरेंस है 4, तो उनका डिफरेंस ए माइनस बी है 4। तो बेटा दोनों को ऐड करें, बी से बी कट कितना आ जाएगा, 2a बराबर 44। तो ए कितना आ गया बेटा 22, और ए 22 आ गया, और बी दोनों का जोड़ कितना है बेटा 40 है, तो बी कितना आया, सिंपल सी बात है 18 है। तो इन दोनों का रेशो पूछ रहा है बेटा, 2 पे कट गए 11 और 9, तो ए इसका राइट आंसर। ठीक है 81। तो आशा करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने इसको बड़े आराम से बेटा सोल्व कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82। ठीक है, 82 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। और 82 में बच्चों आपसे पूछा गया कि यदि दो संख्याओं का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती। दो संख्याओं का HCF 8 है, तो एक कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट क्या, सिंपल सी बात है, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यदि HCF 8 है तो उन संख्याओं का एलसीएम 8 से पूरा पूरा भाग होने वाला होना चाहिए। तो बेटा ये भी पूरा पूरा भाग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन 60 पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो 60 किसी भी हाल में उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर डी आ जाएगा 60, क्योंकि एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 60 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 68 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं बेटे 83 क्वेश्चन के ऊपर, और 83 क्वेश्चन आपसे परसेंटेज टॉपिक से पूछा गया। कहा गया बेटा, एक संख्या जब 20% बढ़ा दी जाए वह 120 हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी। ठीक है, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20% बिकम 120। देन नंबर, कोई भी नंबर बेटा, मान लीजिए एक नंबर है 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो खुद का कितना हो गया 120% हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। और 120% हो गई, और नंबर कितना हो गया 120। तो नंबर बताइए, 120 से 120 कट 100 उधर चला जाएगा बेटा, तो वो नंबर कितना आ गया 100। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 100 को आप जब 20% बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा 84 क्वेश्चन के ऊपर। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 61। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका एवरेज 61 है। तो बताओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो क्या है डिफरेंस क्या है। तो बेटा क्या होता है, जब 5 संख्याएं हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, तो एवरेज होती है वो बीचों बीच वाली संख्या होती है। अब 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं के बीचों बीच कौन सी संख्या होगी, तीसरी। जैसे कि 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर उनका एवरेज होगा। और उनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा 61, यानी कि बीच वाली संख्या बेटा 60। ठीक है, बीच वाली संख्या ही हमेशा एवरेज होती है,
चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो। तो बेटा ये 61 है तो ये 59 होगा और ये 57 होगा, तो ये सबसे छोटी संख्या आ गई। ये 63 होगा और ये 65 होगा, तो ये सबसे बड़ी आ गई। तो बेटा इनका डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 8। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी है 65 और सबसे छोटी है 57, तो इनका डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा था, तो डिफरेंस इनका 8। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा बेटे 8 आ जाएगा। ठीक है, हमें मिलेगा 8। इसके ऑप्शन सर कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, अच्छा अच्छा ये आ गया, ये हिंदी थी इसकी। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया था बेटा 84 का। ठीक है, अब 85 पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 85 पे हमें दिया गया बच्चे कि a रेशो b इज 3:4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 8:9। व्हाट इज द रेशो ऑफ a एंड c? तो बेटा a अनुपात में b आपको दे दिया बच्चे 3:4। ठीक है, और b अनुपात में c आपको दे दिया 8:9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम a अनुपात b अनुपात c निकाल देंगे बेटा। और जब भी ये कॉन्सेप्ट दे रखा हो, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने क्या कर देना बेटा, यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक बच्चों को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कैसे देना है। इनके बीच में उल्टा एन बना दीजिए। एन तो ऐसे होता है, उल्टा एन बनाइए, तो 8 तिया 24, ये आ जाएगा बेटा 24 रेशो। क्या 8 चौका 32, बी आ जाएगा बेटा 32, और 9 चौका 36, सी आ जाएगा बेटा 36। लेकिन हमें सिर्फ क्या बताना था बेटा ए एंड सी। तो ए कितना बेटा 24 और सी कितना बेटा 36। तो इनको हम काटेंगे 12×2 = 24 और 12×3 = 36। तो ए एंड सी का जो रेशो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। डी इसका आंसर। ठीक है बेटा, और बेसिक से तो चीजें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी दोनों में है तो बी को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह करना पड़ेगा, फिर जाकर क्वेश्चन को आप सोल्व करो। ठीक है बेटा, लेकिन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अभी कॉम्पिटिटिव जमाना है, वहां पर क्वेश्चन को आप बिल्कुल फास्टली सोल्व करना आपको आना चाहिए बेटा। कि आप नहीं करते तो बाकी कंप्यूटर आपसे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्वेश्चन को सोल्व करते रहे। और आप ये चीजें कैसे सीख सकते हो और कैसे आप नए जमाने की नई चाल चल सकते हो बेटा, उसके लिए मैं आपको बता, चलो मैं बता ही देता हूँ 2 बातें बेटा। नोबल एकेडमी नरवाना बेटा 4th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों का एडमिशन। ठीक है, और जो भी बच्चा बेटा हमसे इन क्लासों में जुड़ता है, यानी कि नोबल एकेडमी नरवाना में पढ़ता है, तो उसको हम सारी की सारी तैयारियां करवाते हैं। मतलब उसकी ये क्लास तो हम करवाते हैं जैसे दिल्ली और कोटा में होता है ना, एकेडमी में पढ़ते हैं और क्लास भी पूरी करते हैं, और साथ के साथ बेटा ये चीजें भी सीखते हो, ताकि आप किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में बैठो या किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठो, या बेटा कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दो, वीएलडीए का दो, नीट का दो, या फिर जेई का दो, या फिर एनडीए का दो, तो बेटा हम साथ के साथ तैयारी करवाते हैं। ठीक है, ये नए जमाने की नई चाल है बेटा, नए जमाने का नया दौर है। क्योंकि नया क्यों है बेटा, ये हमारे लिए नया है। बड़े बड़े शहरों में ये चीज शुरू हो चुकी है और वो बच्चे खूब सारा रिजल्ट बना रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं। हमारे बच्चे पीछे नहीं रह सकते, तो नोबल एकेडमी नरवाना ये पहल कर चुकी है कि हम बच्चे की स्कूल भी करवाएंगे और उसको कोचिंग भी। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट नोबल एकेडमी नरवाना आपके सामने ठीक है। और जो आप ये पेपर दे के गए हो, तो बेटा आपको इसके बेस पे इसकी फीस में बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। वो कितने % मिलेगी, वो आपकी पेपर के ऊपर ही मैंने डिटेल दे रखी थी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और बेटा आप इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कि सर स्कूल के साथ ये शॉर्टकट हम कैसे सीख सकते हैं और हमारा क्या फ़ायदा है, एक बार आके बेटा नोबल एकेडमी में मेरे से बात करोगे, मिलोगे, और आपको तैयारी किस चीज़ की करनी चाहिए और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, वो चीज़ें मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा 86। एक घड़ी को 440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए? बेटा किसी घड़ी को 1440 सॉरी में बेचा गया, तो 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 10% का लॉस हुआ तो घड़ी सीधी सी बात है अपने खुद के 90% पे बिकी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यदि इसके ऊपर 10% लॉस हुआ है तो 90% में गई है, और 90% में गई है तो कितनी गई बेटा 1440 की। अब उसको ऐसे बेचना है कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो तो उसको किस पे बेचना पड़ेगा, 110% बेचना पड़ेगा।
190% की वैल्यू बेटा 1440 है, तो 110% की वैल्यू बतानी है। तो 1440 अपॉन 90 तो 110 जीरो, 9 एकम 9, 54, ठीक है, गुणा करेंगे बेटा, 0, 11 छः 66, 11 कम 11 और 6 17, 1760। इसका भी उत्तर आ जाएगा 1760 आपका। ठीक है बच्चे, सिंपल हाँ लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन है बेटा 86। अब चलते हैं 87 के ऊपर। 87 क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना। तो बेटा आपको एक बात का पता है, सिंपल सी बात है, वर्ग यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, भुजा गुना भुजा, ठीक है बेटा। एक वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, और साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा, भुजा गुना भुजा, ये होता है। अब क्या किया, एक भुजा को मतलब साइड को कितना बढ़ा दिया बेटा, इसको 25% बढ़ा दिया, तो ये भी भुजाएं थी तो ये भी कितनी बड़ी होगी, 25% बड़ी होगी। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो अपने आप में कितना था, 100 था। अपने आप में कितना था बेटा, 100 था। कोई भी चीज कंप्लीटली कितनी होती है, 100 यूनिट होती है या 100% होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें 25% की वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गई, तो ये खुद का कितना हो जाएगा, 100। कमी हो जाती तो 75 रह जाता। अब नेक्स्ट में भी 25 की होगी, तो ये कितना हो गया बेटा, तो 25 हो, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पहुंच गया, 100 से 100 कैंसिल, और बेटा 25 बन जाए 125 प्लस 100, तो 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6 बटे 4। 4 पे काटेंगे बेटा इसको, 4 एकम 4, बच गया 22, 4 पंजा 20, ठीक है बेटा, बच गया 25, 4 छः 24, बच गया 1, 0 आ गई, 4 दूनी 8, फिर बेटा 2 और 4 पंजा 20, तो ये पहुंच गया 156.25 पे। पहले कितना था 100, अब पहुंच गया 156.25, तो कितनी वृद्धि हुई, 1.25 की, 56.25% की वृद्धि हो गई। क्योंकि कोई भी चेंज होने से पहले क्षेत्रफल कितना था 100, और चेंज होने के बाद जब दोनों चेंज हुए कहाँ पहुंच गया 156.25। अब कोई चीज 100 थी और वो 156.25 पहुंच गई, तो कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हो गई, 56.25% की इंक्रीजमेंट हो गई इस स्क्वायर के एरिया के अंदर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था सिंपल हा के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 80 के ऊपर। 88 में बेटा सिंपल इंटरेस्ट से एक सिंपल हा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो बेटा एक सिंपल से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करवा देता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या बोला, कोई राशि है ना 10 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया बेटा, 10 ईयर दे दिया, कोई राशि कितना क्या हो गई, खुद का डबल हो गई, दुगना हो गई, मतलब कि कोई प्रिंसिपल पी था वो कितना हो गया बेटा, 2 पी हो गया, ठीक है। कोई राशि 100 थी तो कितनी होगी बेटा, 200 होगी, ऐसे ले लीजिए। कोई राशि 100 थी वो कितना होगी बेटा, 200 हो गई। तो 100 थी तो 200 हो गई, उसके ऊपर ब्याज कितना मिला होगा, इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 100 मिला होगा। 100 के ऊपर 100 ब्याज मिलेगा तभी तो 200 हो गई। तो बेटा ब्याज कितना मिला, 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा, 100। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल भी 100 था। कितने ईयर में, 10 ईयर में। क्या बतानी है, रेट, रेट को लिख लेते हैं, आर का आर अपॉन में 100, ठीक है बेटा। 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से इसका 0 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा, इधर 10 बचा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 10%, ठीक है। कोई राशि डबल हो गई, मतलब 100 थी तो 200 हो गई, 100 थी 200 कैसे हुई, जब 100 उसके ऊपर ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन बेटा टाइम एंड वर्क चैप्टर से है, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसको 20 दिन में, तो ए अकेला, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकेडमी सिखाती है, और इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करना। तो ये देखा बेटा, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में, ठीक है, बी अकेला उस काम को बेटा 20 दिन में। यदि बच्चे इसको बेसिकली आपने किया होगा तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी 20 दिन में। आपने क्या करना है, इन दिनों से भाग होने वाली संख्या लिख लेनी है, डिवाइड होने वाली, वो हो जाएगी बेटा 60, फिर डिवाइड भी कर देना है। इस ये 4 पे काटेगा और ये 3 पे काटेगा। ये आ जाएगा बेटा आपका टोटल काम, और ये आ जाएगा इनका एक दिन का काम। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, और बी एक दिन में 3 कर सकता है।
तो बेटा दोनों मिलकर 4 कर सकते हैं, बी एक दिन में 3 कर सकता है, तो बी ने तो यहाँ पर भी कितना किया होगा, 3 किया होगा, और ए ने कितना किया बच्चे, 1। ठीक है, तो ए एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, बी 3 करता है, तो बी ने तो यहाँ पर भी 3 किया, तो ए ने कितना किया, 1। ए एक दिन में एक काम कर सकता है, और क्या कहा जा रहा है कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बेटा ए एक दिन में एक काम करता है, और पूरा काम कितना है, 60, तो 60 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 के नीचे एक आ जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे बेटे, 60 दिन, ए उत्तर। ठीक है, ये खास सेक्टर, ये खास टॉपिक, ये खास ट्रिक्स आपको एकेडमी में सीखने को मिलती है बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल से स्कूल में इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह की चीजें आपके सामने नहीं आई होंगी, और यदि आई है तो सलाम है आपके स्कूल को। बेटा 90, तो अब क्वेश्चन बेटा 90। ठीक है, 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यह 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो खुद को भी पार करती है और उस प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। ठीक है, ये 260, और किस स्पीड से बेटा, 60 की स्पीड से, तो कितने समय में, तो कितने टाइम में। हमें पता है बेटा समय होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है बच्चे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बेटा यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो डिस्टेंस में क्या आता है, उन दोनों की लेंथ जुड़ जाती है, तो जब ये जुड़ेगा बेटे 260 और 140, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चे, 400 मीटर। डिस्टेंस तो होगी 400 मीटर। स्पीड बेटा, जब डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड रहेगी ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ट्रेन को ही चलना पड़ेगा, लेकिन वो स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर हावर। लेकिन बेटा यदि डिस्टेंस मीटर में है, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रह सकती, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस किलोमीटर पर हावर की गुणा यदि हम 5/18 से करवा देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो ये बच्चे ये मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, कोई किलोमीटर पर हावर की स्पीड हो, उसकी गुणा आप यदि 5/18 से कर दोगे, तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी, और यदि मीटर पर सेकंड में हो और उसकी गुणा आप 18/5 से कर दो, तो बेटा वो किलोमीटर पर हावर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी मीटर पर सेकंड में यदि स्पीड की बात करूं, तो क्या आ जाएगी बेटा, 60 गुणा में 5/18, तो यहाँ लेके आएंगे 60 गुणा 5, 18 नीचे है, कहाँ चली जाएगी बेटा, 18 ऊपर चली। ठीक है, 0 से 0 कट, अच्छा भाई 5×8 = 40, और बेटा 2 × 8, 2×3 = 6, और 3×6 ये 18, 6×4 = 24, तो कितना टाइम लगेगा बच्चे, 24 सेकंड लगेंगी, तो इसका सही उत्तर आएगा 24 सेकंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी, 24 सेकंड। 24 सेकंड इसका। नेक्स्ट 91, लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है बेटा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस बेटा 6 है, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ। तो बेटा कोई चीज 5 की थी और 6 की बिक गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे हुआ, 5 पे। परसेंटेज देखनी है तो गुणा में 100, 5 कितने पे काट देगा बेटे, 20 पे, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है, सिंपल है क्वेश्चन था। 5 की चीज यदि 6 की कोई बेच रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 91 का उत्तर आएगा, 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। सिंपल का क्वेश्चन था, और सिंपल आपको किताबों में सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप 80 मीटर है और इसकी लंबाई 25 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। तो बड़ा मेहरबान है एग्जामिनर आपके ऊपर, बेटा जो रेक्टेंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है बेटा पेरीमीटर। ठीक है ना, ये पेरीमीटर बेटा आपको दे रखा है 80, ठीक है, लेंथ दे रखी है बेटा आपको 25, ब्रेथ आपको बतानी है, और ये 2 काट देगा बेटा इसको 40 के। ठीक है, तो 25 प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40, 25 भी जाके माइनस हो जाएगा, ब्रेथ कितना आ जाएगा बेटा 15, तो उसकी जो चौड़ाई है बेटे वो कितनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो बेटे 93 के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे सोल्व करके गए होंगे, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, 92 वाला, 93 आपके सामने बेटा क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आए।
ठीक है। when length of a rectangle increased by 20% and breadth decreased by 10%, what is the effect on its area? तो बेटा क्या है, देखो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, एरिया क्या होता है, उसकी लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों होता है, लेंथ प्लस में ब्रेथ क्यों नहीं होता, लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेथ क्यों नहीं होता। तो ये भी किसी बच्चे को पता है, एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों होता है, वो मुझको यस बोल सकता है कि हाँ सर मुझे पता है कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो लेकिन बेटा मैं अब जनरली बात करता हूँ, तो क्या हो गया, एक आयत की लंबाई को क्या बढ़ा दिया गया बेटा, 20% बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई को बच्चे 10% घटा दिया गया। ठीक है बेटा, कोई भी चेंज से पहले बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया कितना होता है बेटा, 100 यूनिट। कोई भी चीज अपने आप में जब तक नहीं बदलती वो कितनी है, 100 है, 100 मान के चलते हैं। तो बेटा उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया, तो ये 100 थी तो कितना हो गई होगी, तो 20 हो गई होगी सर। ठीक है, ये बेटा 10% घटा दिया तो कितनी हो गई कोई बच्चे, 90 रह गई होगी। ठीक है, ये 20 बढ़ गई, ये 10 घट गई तो कितनी बच गई, 90। कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 निमा 108। ठीक है बेटा, तो चेंज होने से पहले एरिया कितना था बेटा, 100 था, और चेंज होने के बाद कितना हो गया, 108। तो बच्चे आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा, सर 8% की इंक्रीजमेंट, 8% की वृद्धि, बी, बी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, 8% क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 के ऊपर। 94 बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, और ये आपके सामने एक क्वेश्चन, 8,000 पे 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो बेटा जो प्रिंसिपल है वो कितना है बच्चे, 8,000 है। पहले साल कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। ठीक है बेटा, अगले साल भी 2 साल है ना, 5%, 5% कितना ब्याज मिल गया बेटे, 400, 5% कितना मिल गया, 400। ठीक है, लेकिन जो 400 एक साल पहले मिल गया था और अगले साल भी उसके ऊपर ब्याज लगेगा, और वो भी कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। अब 400 पे 5% कितना हो जाएगा बेटा, 20। तो बेटा ये 400 400 तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, और 20 इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया, तो 2 साल का टोटल ब्याज 400 400 800 और 20 कितना हो जाएगा बच्चे, 820 इसका राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा 95 के ऊपर। 95 का पाइप एंड सिस्टम से आपके सामने क्वेश्चन आया, और कहा दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर। टैंक ए है और एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकता है, और एक नल बी है, पाइप बी है, वो 30 मिनटों में भर सकता है, दोनों मिलकर। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टंकी में पानी आता ही कितना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इनसे भाग होने वाली संख्या लिख लोगे, वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। अब 60 को इससे डिवाइड करोगे बेटा 3 आ जाएगा, 60 को 30 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ये आ जाएगी इन दोनों नलों की स्पीड, ये पर मिनट कितना पानी भर सकते हैं। तो बेटा टोटल पानी भरना है 60, ए नल 1 मिनट में 3 भर सकता है, बी नल 1 मिनट में 2 भर सकता है, दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर देंगे। और पानी भरना 60, दोनों मिल चलेंगे तो दोनों 1 मिनट में 5 भरते हैं, तो 60 भरने में कितना टाइम लेंगे, 12 मिनट लेंगे। तो इसका राइट आंसर वो बी होगा, 12 मिनट होगा। ठीक है बच्चे, ये चीजें भी आपको अकेडमी पे सीखने को मिलती हैं, और यदि नहीं सीखते तो बेटा हम थोड़ा हाँ अपने कंपटीटर से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 96। 96 बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूरा पूरा भाग होते हैं। तो बेटा इनका क्या निकालना था, हमें एलसीएम निकालना था। तो इनसे भाग होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, सीधी दिखाई दे रही है 60। ठीक है, ऑप्शन भी मिलना है 60। क्या आ गया बेटा, 60। 12 15 20 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा, 60। प्रत्येक बच्चे का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और बेटा यदि ये क्वेश्चन भी आपका राइट नहीं है, सही नहीं है, तो मतलब मैथ के साथ आपका 36 का आंकड़ा है। क्लियर बेटा, 36 का, 436 का है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को तय करती है, और बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। बेटा यहाँ पर भी हम एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर देते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन को ले कहती है, वरना तो लंबे लंबे तरीके यहाँ लगते रहते हैं। 40 की स्पीड से गई और 60 की स्पीड से आई बेटा, ये जाने की स्पीड, ये आने की स्पीड, तो आपने क्या करना है, इससे भाग होने वाली संख्या लिख लेनी है। इनसे भाग होने वाली संख्या 120 आ गई, ये वो बीच की दूरी आ गई। ठीक है, बीच की डिस्टेंस आ गई जो कार तय कर रही है।
40 की स्पीड से गई तो जाने में लगे उसको 3 घंटे, 60 की स्पीड से आई तो आने में लगे बेटा 2 घंटे। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा 120 गई और 120 आई तो टोटल डिस्टेंस होगी 240। 120 गई, 120 आई, जाने में लगे 3 घंटे, आने में लगे 2 घंटे, तो टोटल टाइम हो गया बेटा 5। तो ये आ गई एवरेज स्पीड, 5 का 20, 5 40, 48 किलोमीटर पर हावर। ठीक है बच्चे, चलते हैं 98 के ऊपर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। ठीक है बच्चे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, होता है पाई आर स्क्वायर। और यदि किसी बच्चे को पता है कि वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, पाई आर क्यूब क्यों नहीं, पाई आर क्यों नहीं, ये पाई क्या है, पाई नहीं, आर स्क्वायर ही क्यों नहीं, तो किसी बच्चे को पता, ईमानदारी से मुझे बोलोगे हाँ सर मुझे पता है, तो बेटा कितना दे रखा है 154, हमें सिर्फ रेडियस बतानी है। तो पाई क्या बेटा 22/7। और बच्चे मुझे कमेंट में आप बताओगे क्या पाई का वैल्यू 22/7 ही है, या फिर झूठ बोला जा रहा है, या फिर ये एक्यूरेट नहीं है, और एक्यूरेट है तो फिर क्या है। और या फिर एक क्वेश्चन उठता है बेटा पाई क्या है। ठीक है, पाई की वैल्यू मान लेते हैं 22/7, 3, तो वास्तव में पाई है क्या। इस बच्चे का किसी को आंसर पता है तो बेटा मुझे यस कहोगे, यस सर हमें पता है। और फिर मुझे यह फील होगा कि हमारी प्रतियोगिता में हमारे क्षेत्र के हरियाणा के धुरंधर बच्चे आए थे, तो पता है बहुत सारी चीजों का बेटा। 11 11 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 2 7 14, तो बेटा आर स्क्वायर 7 × 7, आर ही पूछ रहा है तो आर तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वृत्त के एरिया से मतलब, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। और आपसे क्वेश्चन है, यदि एक बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो डबल कर दी जाए, उसकी हाइट को हाफ कर दिया जाए, तो नई वॉल्यूम और जो पहले वाली वॉल्यूम है उसमें क्या फर्क है, ओरिजिनल में और न्यू वाली में। तो बेटा कोई भी सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम हो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधी सी बात है, पहले जो वॉल्यूम थी वो थी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वाली बतानी है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, तो पाई 2r² और हाइट को आधा कर दिया गया h/2। ये अब नया बनेगा और ये पुरानी वाला, इनका रेशो बताना है। तो बेटा पाई से पाई कैंसल, ये r² h और ये 4r² h/2, r² से r² भी कैंसल और h से h भी कैंसल, और ये 2 दूनी 4, ये 2/1 रह गया, एक ही तरह जाएगा, 1:2। ठीक है, पहले कौन सा रखना है, मूल वाला मतलब इधर वाला, तो 1:2 इसका राइट आंसर। ठीक है बेटा, ओके। और लास्ट एंड फाइनल 100वां क्वेश्चन, एक छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है, यदि टोटल छात्र कितने हैं 60 है, टोटल कितने होते हैं बच्चे 100% होते हैं, यदि उनमें 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं 60%, टोटल बच्चे कितने हैं 60, और 60 का 60% लड़के हैं, और 60 का 60% करोगे तो उस कक्षा में लड़के कितने बेटा 36 है। यानी कि जो मैथ्स का पोर्शन है बेटे वो आपके लिए इजी रखा गया था, क्योंकि मैथ्स बड़ा वेरी करता है क्लास टू क्लास, और इस लेवल में बेटा 9 से 12 तक के बच्चे, तो किसी भी बच्चे में पर्सनैलिटी ना हो कि 12th के बच्चे उससे ज़्यादा आगे निकल मैथ्स को लेकर, तो ऐसा नहीं है बेटा। और ये लेवल आप सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और बच्चे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी होगी। ठीक है बेटा, और इस प्रतियोगिता में बैठने से बेटा आपको पहली बात तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों का पता चला, और प्रतियोगी परीक्षाएं कैसी होती हैं वो आपको पता चला। ठीक है बेटा, और आप इससे अपना लेवल भी जांच पाओगे कि इतने सारे बच्चों ने जब पेपर दिया तो मैं वहां पर क्या स्टैंड कर रहा हूँ आपका जब रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, और दूसरा आपको इनाम राशि मिलेगी, या फिर आप टॉप 50 बच्चे हैं अपने लेवल के तो आपको मेडल के साथ सम्मानित किया जाए। तीसरा बेटा आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी नोबल एकेडमी नरवाना की फीस के ऊपर। जैसे कि बेटा मैंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया कि नोबल एकेडमी नरवाना 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एडमिशन लेती है, मतलब बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं रेगुलरली 9 से लेकर 2 बजे तक। ठीक है बेटा, हम स्कूल भी हम ही करवाते हैं और कोचिंग भी हम ही करवाते हैं।
एकेडमी में पढ़ने का ये फायदा है, बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ आप क्लास तो आगे होंगी बेटा, आप साथ के साथ अपनी कोचिंग पूरी कर सकते हैं। और ये आज के टाइम की बेटा जरूरत हो गई है। क्यों जरूरत हो गई है? क्योंकि आप नहीं कर रहे, दूसरे बच्चे कर रहे हैं। तो दूसरे शहरों के बच्चे हैं, बड़े शहरों के बच्चे वो कर रहे हैं। और बेटा जब आप पेपर देने जाओगे आपकी तरक्की के लिए या आप सक्सेस लेने की कोशिश करोगे, तो आपको उनके साथ लड़ना होगा, जीतना होगा, तब जाकर आप बढ़ोगे। लेकिन बेटा यदि वो ट्रेनिंग छठी क्लास से करते आ रहे हैं और ट्रेनिंग 9वीं क्लास से करते आ रहे हैं और आप प्लस टू क्लास के बाद शुरू करो, तो आप बताइए, खुद सोच के बताइए कि आप उनसे कैसे जीत। तो बच्चों, आप उन बच्चों से आंख मिला के बात कर सको और आपकी ट्रेनिंग भी उनकी जितनी हो या उनसे ज़्यादा हो, आप एक बार नोबल अकेडमी में आओ। और ये आज के समय की डिमांड हो गई है, आज के समय की जरूरत हो गई है स्कूल कोचिंग। और नोबल अकेडमी नरवाना नरवाना में एक मात्र ऐसा संस्थान है तो ये काम करके है बेटा। और हमने अच्छे से रिजल्ट बनाए हैं। जब आप अकेडमी पहुंचोगे तो आप बहुत सारे रिजल्ट यहाँ आपको मिलेंगे। और आप एक बार आके देखो, नए समय की नया दौर नया चाल क्या है, आज की समय डिमांड क्या है। और बेटा नए जमाने की नई चाल चलना बड़ा जरूरी होता है। एक टाइम पे नोकिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी बेटा, ये एग्जांपल मैं बारी बारी से देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जांपल हुआ था। नोकिया कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी थी मोबाइल क्षेत्र, वो अपडेट नहीं किया उसने। यानी कि उसने एंड्रॉयड फ़ोन, जो ये फ़ोन होते हैं ना, जो स्क्रीन टच फ़ोन है, वो ये नहीं लिए। वो कहते रहे कि हम कीपैड फ़ोन ही बेचेंगे। लेकिन बेटा नए ज़माने की नई चाल नहीं पकड़ी, वो कंपनी खत्म हो गई, बेचने की कगार पे आ गई। और उसके सीईओ ने बोला हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हम नए ज़माने की नई चाल नहीं चल। और बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही होने वाला है। यदि कोई बच्चा इस ताल को नहीं पकड़ता तो वो बेटा पीछे रह सकता है। ठीक है, वो बाद में पछतावा होने से अच्छा अभी से चीज़ों को अपडेट किया जाए। और बेटा नोबल अकेडमी नरवाना इस चीज़ में आपकी पूरी पूरी सहायता। और यहाँ कोई फीस भी ज़्यादा नहीं बेटा, एक नॉर्मल स्कूल फीस में आपको दोनों चीज़ें दी जाती है, कोचिंग भी और स्कूलिंग भी। बेटा जो भी आपका सपना है, किसी को वकील बनना है, को यूपीएससी जाना है, किसी को आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है बेटा, किसी को सैनिक स्कूल में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, वीएलडी डॉक्टर बनना है, किसी को बीएससी नर्सिंग में जाना है, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को विदेश में जाना है, आईलेट्स करनी है, पीटी करनी है, तो बेटा नोबल अकेडमी द्वारा सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल करवाएगी। और बेटा आप नए ज़माने की नई चाल चलोगे और बाकी सबसे कदम से कदम नहीं, उनसे 2 कदम आगे। बेटा एक बार ज़रूर विजिट करना नोबल अकेडमी द्वारा। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी ज़्यादा टाइम आपको करूँगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी जानने हैं और अब सभी टीचर बारी बारी से एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाएं। सो मच बच्चों, आप सभी से मिलकर खुशी हुई बेटा। और आप ये प्रतियोगिता में शामिल हुए, इस बात से बहुत खुशी हुई बेटा। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपके पंखों को उड़ान मिले बेटा, आपके पंखों को मजबूती मिले और आप आसमान की ऊंचाई जाओ। अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने घर का, अपने माता पिता का आप नाम रोशन करो। सो मच बच्चों। आइए अब हम देखते हैं 31 क्वेश्चन है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के। तो हमारे पास एसआई यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 30 का है द फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए, एफ इज एम ए हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पास की हमारे पास मल्टीप्लाई 10⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 में आपसे पूछा गया है यानी कि को सुधारने के जाता है मायोपिया जाता है आपका लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 द डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट है उसके डिवाइस यूज जाता है
यानी कि आपका एमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिकल वाटर है, इसका पानी का रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या होता है? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35, गैसेस मेटल, यानी कि जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो आपकी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38, आपसे पूछा गया है पीएच वैल्यू ऑफ पास पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 39 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। उसके बाद है रस्टिक, यानी कि आपका कितना उदाहरण है? जंग लगने, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40 क्वेश्चन पास को, तो आपका साधारण नमक है, इसका हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 41, द बेसिक ऑफ लाइफ है, लाइफ की वो आपके पास क्या होता है? हमारे पास लाइफ की आपके पास क्या होता है? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो पावर हाउस बोला जाता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास 43 क्वेश्चन है आपके पास, फोटोसाइंसिस अकर्स इन विकास संस्था है, तो विकास संस्था आपका किसके अंदर? 44 क्वेश्चन है आपके पास, ब्लड सेल डेथ फाइट इन्फेक्शन, तो आपकी वो ब्लड सेल जो आपके इन्फेक्शन से फाइट करती है वो आपके पास कौन सी होती है? संक्रमण से लड़ने वाली वह रक्त कोशिकाएं कौन सी है? तो हमारे पास क्या होता है? डब्ल्यू, यानी कि वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट आपके पास 45 क्वेश्चन पास, ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी मेंबर, ह्यूमन हार्ट आपके कितने मेंबर होते हैं? तो हमारा आ जाएगा 4, यानी कि जो मानव हड्डी है उसमें है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, विटामिन एसेंशियल ऑफ ब्लड, रक्त का धब्बा बनने कौन सा विटामिन आंसर हो जाएगा पास? सी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 48 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच पार्ट ऑफ कंटेन्स, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइंस का, ब्लड ग्रुप इज डेटरमाइंड बाय, यानी कि जो आपका ब्लड ग्रुप से डेटरमाइन किया जाता है हमारे पास क्या आ जाएगा? कि यानी कि रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका जो रक्त समूह है वो हमारा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का, द करेक्ट साइनोनिम। 51 क्वेश्चन है हमारे पास, 20 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके। अरे इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ अबेंडेंट। आपको क्या बताना है, साइनोनिम मतलब होता है सिमिलर, यानी कि, और एंटीनोनियम्स का मतलब होता है अपोज। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, अबेंडेंट यानी कि का हमारे पास एंटी। नेक्स्ट है आपको ट्रांसपेरेंट का एंटीनोनियम टॉपिक। 53 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ही हार्डर ही हैव पास्ड। इफ ही, यहाँ पे हमारे पास would हैव प्लस वर्ब फॉर्म आ जाए तो वहां पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आएगा, हैड वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, करेक्ट द पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। दे आर रिपेयरिंग द, तो जहां पे आप लोगों की इज एम आर, अगर आपको इस पैसिव बस क्या, इज एम आर आ जाएगा थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्म आपके कौन से क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है, ये नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 55 क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन में आपको बतानी है करेक्ट स्पेलिंग। आपको क्या बतानी है, आ जाएगा रेकमेंड। उसके बाद 50 में आपके पास ही म्यूजिक, यानी कि आपको प्रेपोजिशन आनी है, पास आप 7 का आंसर आ जाएगा हमारे पास। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ, आपको क्या करनी है, एक स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। द विंड विस्पर थ्रू द ट्री, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्सनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58, चूज द करेक्ट इन। आपको पता है जब हमारे पास एमआर होते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस वर्ड। और आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, इसको के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप सबसे पहले लिखोगे ही सेड, कोमास को हटाने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, दैट। आई आपके पास फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ही। एम को आप किस में, होल्स वर्ड में, हमारे ये है, के साथ क्या आता है, बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर पास क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59, आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन लैंग्वेज, तो एक ऐसा पर्सन जो सारी लैंग्वेज पास, पोलीग्लोट। नेक्स्ट है आपके पास करेक्ट सेंटेंस, नाइदर राम नो श्याम। यहाँ पे हमारे पास सिंग वर्ब आएगी तो और हमारे पास गलत है, नाइदर राम ओ, यहाँ पे ओ नाइदर है, फिर हमारा करेक्ट आंसर आर लगा हुआ है तो ये गलत है, नाइदर राम नो वाज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मोड। आपको क्या करना है, पता है जब हमें और ओब्लिगेशन बात की जाती है हमारे पास कौन किया जाता है, फिर क्या आ जाएगा, वी
जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60। आपको एडजेक्टिव बताना है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लोजेस बताना है। आई नो द बॉय प्राइस, का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 60। मीनिंग ऑफ मैट्रिक है पास केयरफुल ध्यानपूर्वक, आपका 64 क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट। आपको क्या करना है इसमें, तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बट ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 65। क्वेश्चन है हमारे पास टू टायर टू का हमारे पास आ जाएगा सो टायर डेट ही यानी कि 66 क्वेश्चन है आपके पास। आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस। ही हैज बीन फॉर 2 आवर। यहाँ पे हमारे पास हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट, हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67। What's the correct article? आपको क्या बताना है? करेक्ट आर्टिकल बताना है। MBA को आप लोग एम यानी कि आपके पास क्या है? कर है साथ आप किसका, हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68 क्वेश्चन। करेक्ट द चूज वर्ड। ही इज गुड मैथमेटिक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाती है, यहाँ पे हमारे पास किसका का। उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड। आपको आइटम्स बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास सी, से एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70। आइडेंटिफाई द वॉइस। आपको क्या करना है? जो वॉइस है वो आइडेंटिफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का। द वर्क विद विल है वो आपका एक्टिव आता है। अगर आप लगा देते हो पास क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है तो आपका तो नमस्कार प्यारे साथियों, आइए हम करते हैं लेवल 2 के पेपर के रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि डिक्शनरी में जिस तरीके से शब्द आते हैं उस तरीके से इन शब्दों को क्या करना है, इन शब्दों को हमें व्यवस्थित करना है डिक्शनरी के अनुसार। भाई तो डिक्शनरी के अनुसार हम कैसे व्यवस्थित करेंगे इन शब्दों को, आइए जानते हैं। तो डिक्शनरी के अनुसार देखो, सबसे पहले आपके सामने 5 वर्ड दिए गए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का है। तो इनको व्यवस्थित हमें करना है। तो व्यवस्थित करना है तो देखो कैसे, यहां पे दिया गया है EAGLE, EARTH, EAGER। क्या इस पहले अक्षर को देख के आप बता सकते हो कि कौन पहले पे आएगा कौन दूसरे पे आएगा? तो आप कहेंगे जी पहला तो सेम है, इससे तो नहीं पता चलेगा हमें। तो क्या आप दूसरे से पता लगा सकते हो? दूसरे को देखो, ए है सभी के अंदर, तो आप कहेंगे कि दूसरे से भी हमें पता नहीं चलेगा जी। तीसरे नंबर पे यहां जी है, यहां आर है, यहां जी है, यहां आर है, यहां सी है। तो आप मुझे बताइए इन सब में से सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहेंगे जी सबसे पहले तो सी आएगा। तो सी आएगा तो पहले नंबर पर यही आ गया, पहले नंबर पे आ गया 5 वाला। अब इनमें देखो, ई ए के बाद यहां जी था, यहां आर था, यहां जी था, यहां आर था। तो जी और आर में से सबसे पहले कौन आएगा?
तो आप कहेंगे जी और आर में से सबसे पहले जी आएगा, तो जी इसमें है और जी इसमें है। उसके बाद यहाँ एल है, यहाँ ई है, तो एल और ई में से पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे ई आएगा, तो ये आ गया। फिर दूसरे नंबर पे आ गया ये 3 नंबर वाला, और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा था वो आ गया उससे आगे, यानी कि 1 नंबर पे 5 3 1। अब देखो वैसे तो ऑप्शन सही हो गया था, पहली बार में 5 1 ही ऑप्शन में है, हमारा राइट आंसर ये हो गया। लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको निकालते हैं। अब बच गए अपने पास दो, कौन कौन से, 2 और 4। अब इसमें आर है, इसमें भी आर है, अब इसमें टी है, इसमें एल है, तो पहले टी आता है या एल आता है, तो आप कहेंगे एल आता है, तो ये आ गया कितने नंबर पे, 4 नंबर है। और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल कौन आएगा, लास्ट में आएगा 2 नंबर, तो 5 3 1 4 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो किस किस का सही हुआ ये बताएं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके इकलौते भाई का बेटा, एक महिला की ओर इशारा किया गया। भाई किसकी ओर इशारा किया गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि इसका, ये कौन कर रहा है इशारा, ये इशारा पुरुष कर रहा है। भाई ये पुरुष इशारा कर रहा है किसकी तरफ, इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। क्या कहा इसने, इसने कहा उसके इकलौते भाई का बेटा, किसके, इस महिला का इकलौता भाई, यानी कि इस महिला का एक ही भाई है, और इसके भाई का जो बेटा है, इस महिला के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी, इस पुरुष की एक पत्नी है, इस पुरुष की पत्नी का भाई है, कौन, ये इसका बेटा। अगर ये इसकी पत्नी का भाई है तो ये इसका साला हो गया, और ये साले का पिता, साले का पिता इसका ससुर हो गया, और ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन हो गई। तो राइट आंसर क्या हुआ, वह महिला उस पुरुष से, यह महिला इस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो यह महिला इसके ससुर की बहन है। क्या है, इसके ससुर की बहन है। ये रहा ऑप्शन आपके सामने, क्या हो जाएगा, ससुर की बहन इसका आंसर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है प्यारे साथियों, देखो यहां से इसने कहा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखो ये डायरेक्शन होती है अपनी, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है ना। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, और ये है साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। इसने कहा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके एक व्यक्ति खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी देखो ऐसे चलती है, ये घड़ी है तो ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है तो ये घड़ी की दिशा है, ऐसे चल रही है तो ये विपरीत दिशा। एक व्यक्ति ऐसे खड़ा था, वह 90 डिग्री, अब इतना मुड़ा 45, इतना मुड़ा तो 90 डिग्री, अब हो गया वो कहां पे, यहां पे 90 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमता है। अब 180 घूमने का मतलब यहां से वो यहां घूमा, और फिर यहां से वो 180 घुमा तो यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया, 180 डिग्री मुड़ता है। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, उसी दिशा में, यानी कि जिस दिशा में अभी घूमा था वो 90 डिग्री और घूमता है, तो वो यहां पे आ गया। और अंत में घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है यहां पे, तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया है, साउथ डायरेक्शन में हो गया है। अब अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से वो घूम रहा है, एक तो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक घूम रहा है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो विपरीत दिशा में कितना घुमा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 मुड़ा है, और फिर उसी दिशा में 90 मुड़ा है। 180 और 90 दो बार मुड़ा, 180 और 90 कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया।
और क्लॉकवाइज कितना मुड़ा है, यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा और फिर वह घड़ी की दिशा में फिर 45 डिग्री घुमा, तो 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो यहां से देखो 10 में से 5 गए 5, 6 में से 3 गए, कितना बचा 3, और 2 में से 1 गया 1, 135 डिग्री बचा। 135 डिग्री कैसा बचा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज वाला था, एंटी क्लॉकवाइज बचा है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां से घुमाना पड़ेगा, जहां से वह पहले खड़ा था, उत्तर पश्चिम दिशा में वो खड़ा था। देखो ऐसे थी दिशा अपनी, उत्तर पश्चिम दिशा में यहां खड़ा था वो, यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से घुमाओगे, देखो यहां तक घूमेगा तो कितना हो गया, 90 हो गया, और फिर 45 और घुमा दो तो ये नीचे की तरफ फेस आ गया। नीचे कौन सी दिशा है, साउथ डायरेक्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ दिशा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसने बोला कि अगर माइंड को क्या लिखा जाए, MIND, माइंड को KGLB लिखा जाता है, तो और इसको ये लिखा जाता है, तो डायग्राम का कोड क्या होगा। देखो यहां से देखो कोड कितना आया, देखो ये है 13 पे, ये है 9 पे, ये है 14 पे, ये है 4 पे, ये 11 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 2 है, 1 है, 18 है, 7 है, 21 है और 5 है, ये है 25, 16, 5, 19 और 3। देखो 13 से 11 पर जाने के लिए -2, 9 से 7 पर जाने के लिए -2, 14 से 12 पर जाने के लिए -2, 4 से 2 पर जाने के लिए -2। इसी तरीके से यहाँ 1 से 2 माइनस करोगे 25 कैसे आया, 26 पे Z आता है, 27 पे A आता है, तो 27 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 18 में से 2 घटाया 16 आया, 7 में से 2 घटाया 5 आया, 21 में से 2 घटाया 19 आया, 5 में से 2 घटाया 3 आया। तो इसी तरीके से इसमें करना है। अब इसमें कैसे करोगे, देखो ये 4 पे है, ये 9 पे है, ये 1 पे है, ये 7 पे है, ये 18 पे है, ये 1 पे है और ये 13 पे है। तो 2 घटाने हैं, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 पे कौन आया, B। 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, 7 पे कौन आया, G। 1 में से 2 घटाओगे, 1 में से 2 घटाने का मतलब क्या है, 27 में से 2 घटा दिया तो 25 आया, 25 पे आ गया Y। 7 में से 2 घटाया तो 5 आ गया, 5 पे आ गया E। 18 में से 2 घटाया 16 आ गया, 16 पे आ गया P। 1 में से 2 फिर Y आ जाएगा और 13 में से 2 K आ जाएगा, तो BGYEP YK हो जाएगा, BGYEP YK, यानी कि A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, A ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 माइनस करना था सभी में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, यदि P का अर्थ भाग है, P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ यहाँ पे गुणा है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो इसका मान ज्ञात करें। देखो 18 है, 12 है, 4 है, 5 है, 6 है। Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ इसने बोला गुणा है, P का अर्थ क्या है, भाग है, उसके बाद R का अर्थ क्या है, R का अर्थ प्लस है, और S का अर्थ क्या है, S का अर्थ माइनस है। तो ये बताना किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे, यहां से इसको काटोगे तो 3 आएगा, 18 गुणा में 3 54 हो जाएगा, 54 प्लस में 5 59 हो जाएगा, और 59 में से 6 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 53। 53 ए ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है। बात समझ में आई। बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सोल्व करते हैं, और उसके बाद सबट्रैक्ट को सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो आपको दिया गया है क्या, 16
8 4 2 4 दिया गया है और इसको बताना है। देखो भाग का अर्थ क्या बोला इसने, भाग का अर्थ इसने क्या बोला, भाग का अर्थ इसने बोला जोड़ है, भाग का अर्थ इसने बोला जोड़ है। माइनस का अर्थ क्या बोला इसने, गुणा बोला है। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या बोला इसने, प्लस का अर्थ इसने भाग बोला है। और गुणा का अर्थ फिर इसने क्या बोला, गुणा का अर्थ इसने घटाना बोला है। इसको अब बताना है क्या आएगा। तो बोडमास रूल, तो सबसे पहले ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवाइड सोल्व किया, 2 को 4 को 2 से भाग किया तो 2 आ गया, 2 गुणा में 8 किया, 2 8 16 आ गया, 16 प्लस 16 माइनस 4, 16 16 32, 32 में से 4 गए, 28 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपके सामने सही आंसर होगा भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगला पद ज्ञात कीजिए, 3f 6g 11i 18l, आगे बताना है क्या आएगा। देखो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 3 5 7, तो आगे क्या आएगा 9 आएगा ना, 18 और 9 कितने हो गए 27 हो गए। F के बाद E F G, G के बाद I के बाद L, यानी कि F से G पर जाने के लिए +1, G से I पर जाने के लिए +2, I से L पर जाने के लिए +3, तो आगे क्या करना पड़ेगा +4 करना पड़ेगा। तो 12 और 4 16, यानी कि 27P इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 27P भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सीरीज को कंप्लीट करें। सीरीज को क्या करना है बच्चे, कंप्लीट करना है। यहां पर 5 11 24 51 106, इससे आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो 5 से 11 पर जाने के लिए क्या किया, गुणा में 2 प्लस का 1 कर दिया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। उसके बाद 11 से 24 पे जाने के लिए क्या किया, देखो मैं अलग से लिख के आपको समझाता हूं, 5 है 11 है 24 है 51 है 106 है, और यहां पूछा क्या आया। तो यहां से यहां पर जाने के लिए 5 दूनी 10 प्लस में 1 11 हो गया। उसके बाद 11 गुणा में 2 22 और प्लस में 2 कर दिया। उसके बाद 24 गुणा में 2 प्लस का 3 कर दिया। उसके बाद 51 गुणा में 2 प्लस का 4 कर दिया। यानी कि गुणा में तो 2 करना है और प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 ऐसे आगे बढ़ना है। तो आगे क्या होगा, इसके बाद होगा गुणा में 2 प्लस का 5, 106 दूनी कितने हो गए 212 और प्लस में 5, यानी कि आंसर आ गया 217। देखो किस ऑप्शन में है 217, ये रहा आपका बी आंसर, क्या आ जाएगा 217 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, यदि 68 का संबंध 130 से है तो यहां पे क्या आएगा कि जिसका संबंध 350 से होगा। अब देखो ये मुझे किसी न किसी के क्यूब के आसपास नजर आ रहे हैं। जैसे 68 की अगर मैं बात करूं तो ये 4 का क्यूब 64 प्लस में 4 का रखा है। 130 की मैं बात करूं 5 का क्यूब प्लस में 5 का रखा है, तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पूछा है क्या आएगा, और यहां पे दे रखा है 350। 350 कैसे आएगा, 7 का क्यूब प्लस में 7 करके। तो ये 4 का क्यूब था, उसके बाद ये 5 का क्यूब था, तो यहाँ पे 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे किसका क्यूब आना चाहिए 6 का क्यूब, और प्लस में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना है 216, प्लस में 6 कितना हो गया 216 और 6 आंसर आ गया कितना 222। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 222 हमारा राइट आंसर। क्लियर है यहां तक की बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और रीजनिंग का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहां पर दिया गया है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का संबंध किससे है, माउंटेन से है, तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा। ओरोलॉजी का संबंध माउंटेन से है, तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा, ये आपको दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बर्ड्स पक्षियों से होगा, प्लांट्स पौधों से होगा, इंसेक्ट्स कीड़ों से होगा, जीवाश्म से होगा। बताइए किससे होगा इसका संबंध भाई, बताइए इसका संबंध किससे होगा। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, कीड़ों से, इंसेक्ट से हमारा संबंध इसका हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर है। तो ये थे रीजनिंग के 10 के 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रत्येक टीचर आपको बेटा सॉल्यूशन करवाएंगे, तो नेक्स्ट टीचर आपको अपने अपने पोर्शन का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। जीएस में आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शांति काल के दौरान भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता की जब हम बात करें यानी कि सैन्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हमारा है परमवीर चक्र। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि शांति काल के दौरान परमवीर चक्र युद्ध के अंदर अदम्य साहस और शौर्य के लिए दिया जाता है। जब हम बात करते हैं शांति काल की तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हो जाता है अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये महिला थी सरोजिनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कहां स्थित है? एनडीए हमारी है खड़कवासला पुणे के अंदर। खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा रहा था अशोक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये हम कहते हैं वीनस को। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वीनस और वीनस को ही कहा जाता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किसके विरोध में हुआ था? दांडी मार्च को हम साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये नमक कर के नमक जो कानून हुआ करता उसके विरोध में हुआ था और 12 मार्च से 6 अप्रैल ये यात्रा की गई थी, जिसके अंदर लगभग 400 किलोमीटर की जो यात्रा है साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई थी। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है हमारी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यूनिसेफ हमारा है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट हम बात करें, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये हमारी है गुजरात की। इसका जो ऑप्शन है वो आगे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट हमारा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे हमारे कैप्टन राकेश शर्मा। अगर हम बात करें, कैप्टन राकेश शर्मा 1984 के अंदर यूएसएसआर की सहायता से अंतरिक्ष में गए थे। वर्तमान में दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए हैं वो है हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये हमारा है असम के अंदर। और काजीरंगा आप सभी जानते हैं एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है हमारी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? केवल भारतीय ही नहीं, ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर का अवार्ड मिला था। ये थे हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इनका एक उपन्यास हुआ करता गीतांजलि, जिसके लिए इनको अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? भारत के अंदर पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? आप सब जानते हैं पिंक सिटी हमारी है जयपुर। जोधपुर को हम कहते हैं ब्लू सिटी। नीला नगर जो हमारा है वो है जोधपुर। वहीं अगर हम बात करें व्हाइट सिटी की, ये है हमारी उदयपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत के एक फिजिक्स प्रोफेसर हुआ करते चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक इफेक्ट की खोज की थी जिसे नाम दिया गया रमन इफेक्ट, और ये खोज होती है 28 फरवरी को। इसलिए 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। टका बांग्लादेश की है, यूरो यूरोपियन यूनियन की है। आगे बढ़ते हैं, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सब अच्छे से परिचित होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टेसी थॉमस को। आगे बढ़ते हैं, 5 नदियों की भूमि, ये हो गया अपना पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के अंदर द्रव गलित पदार्थ, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जब हम पढ़ते हैं, सेंटर के अंदर जिसे कोर कहा जाता है, कोर में मिलता है हमें मैग्मा, और जब ये मैग्मा पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी क्रियाओं से बाहर आता है, बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तब ये कहलाता है लावा। आगे बढ़ते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? ये है हमारी है रेगुड सॉइल, या गया, या इसी को ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जीएस पोर्शन था। इसके अलावा करंट अफेयर और कंप्यूटर पोर्शन आपका बाकी है। ये आ गया हमारा बाकी का जीएस पोर्शन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत की वर्तमान 15वें नंबर की और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारतीय मिशन कौन सा है? ये मिशन था हमारा चंद्रयान। इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं, चंद्रयान। गगनयान हम आगे 2026 में भेजने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। G20 की फुल फॉर्म क्या है? इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। ये 20 विकासशील देशों का संगठन है। 2023 में इसकी बैठक होती है भारत के अंदर, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हम मनाते हैं 5 जून को। 5 जून 1972 को हम एक संगठन की स्थापना करते हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, आदित्य L1 मिशन किस खगोलीय पिंड से संबंधित था? जो आदित्य L1 मिशन था हमारा, ये भेजा गया था सूर्य के लिए। सूर्य के सबसे नजदीक 5 पॉइंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंग्राज बिंदु, लैंग्राज पॉइंट। और इसी लैंग्राज पॉइंट में से जो L1 लैंग्राज पॉइंट 1 है, उसकी स्टडी के लिए भेजा गया है आदित्य L1 मिशन। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के काम में आते हैं, जैसे विंडो हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, मैक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो MS वर्ड है ये हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रैम। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये हमारी है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ गए। और यहां तक था हमारा जीएस पार्ट। धन्यवाद, जय हिंद।